हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में एफ ब्लॉक का हम पढ़ेंगे कलर एंड स्पेक्ट्रा के बारे में ना। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, टीएफआर की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो कि एमएससी से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ सीएसआईआर नेट के बारे में, तो काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं ना। जब आप बात करते हो, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक्स वगैरह सारी बता देता हूँ, फिर मैं मेन लॉजिक्स पे जाता हूँ कि क्या होता है। सी कलर एंड स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूँ, तो मेटल प्लस आयन के जितने भी, मेटल 3+ आयन जितने भी हैं यहाँ पे हमारे जो लेंथेनाइड्स हैं, वो स्ट्रांगली कलर्ड होते हैं। सॉलिड स्टेट में हो या एक्वियस सॉल्यूशंस में हो, काफी अच्छा कलर दिखाते हैं ना। कलर डिपेंड करता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप आपको कलर के पीछे की थ्योरी पता होगी। जैसे अगर आप लोगों ने एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा होगा, हमको पता है डी ब्लॉक में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, जब हम बात करते हैं वहाँ पे 3D सीरीज के बारे में, हमको पता है जब लिगेंड आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ऑक्टाएटम ज्योमेट्री की बात कर लें, अगर इस तरीके से मान लीजिए अगर मेरा मेटल प्रेजेंट है और अगर उसके पास 6 लिगेंड आ जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में 3 ऑर्बिटल नीचे चले जाते हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं। फिर हमें पता है यहाँ पे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके ऊपर एनर्जी आके गिरती है। अगर मान लीजिए उनके ऊपर रेडिएशन आके गिरती है, तो लोअर एनर्जी लेवल से, जैसे T2G से, वो इजी में ट्रांजिशन दिखाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां पे चला जाता है और फिर जब वो वापस से नीचे आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है और हमको वहां से कलर दिखाई देता है। तो बेसिकली कलर के पीछे कोई कंपाउंड कलरफुल होता है या नहीं होता है, इसके पीछे का सिंपल सा रीजन होता है कि जब वहां पे ट्रांजिशन होता है, जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, यहाँ पे ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, तो कलर हमें वहां से दिखाई देता है। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत जरूरी है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना उस हिसाब से कलर वेरी करता है। अब मैंने यहाँ पे ना कुछ लेंथेनाइड्स के, कुछ नहीं, सारे लेंथेनाइड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लेंथनम, सीरियम से लेके यहाँ पे ल्यूटेशियम तक। सो देखो, आपको ऐसे स्टार्ट करना है, यहाँ से नीचे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे गैडोलिनियम तक जाना है, और फिर गैडोलिनियम से वापस ऊपर की तरफ यहाँ पे जाना। तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि अगर मान लीजिए F0 और F1 कलरलेस है, तो F14 और F13 भी कलरलेस होगा। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री समझ सकते हो, जैसे हम जब नंबर लाइन स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पहला एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट है, जो प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की होगी वही ऑलमोस्ट वैसा ही कलर लास्ट एलिमेंट का होगा। फिर जो सेकंड यहाँ से एलिमेंट का होगा वही यहाँ से सेकंड लास्ट एलिमेंट का होगा। फिर यहाँ से जो थर्ड एलिमेंट का होगा, यहाँ से वो थर्ड लास्ट एलिमेंट का होगा। इसलिए अगर आप देखो तो F0 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेंथनम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो कलरलेस है। तो F14 भी, यानी जो ल्यूटेशियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगा। मैंने लास्ट वीडियो में काफी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में चीजें बता रखी हैं कि किस तरीके से कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, S का इलेक्ट्रॉन, और जो D का इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकलता है, कैसे कैसे उनका +2 +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बट +3 जो है वो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है। और हम जब भी बात करते हैं नॉर्मल केमिस्ट्री की, तो हम +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ही बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर F0 F1 की बात करूं, दोनों कलरलेस हैं। F14 F13 भी कलरलेस है। F2 ग्रीन है, F12 भी ऑलमोस्ट ग्रीन है। F3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो नियोडियम की, तो लाइलैक है। तो F11 भी रोज पिंक है, ऑलमोस्ट वैसी ही है। अगर F4 को देखो पिंक है, तो F10 भी पेल येलो है। F5 येलो है, तो F9 भी येलो है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जो फर्स्ट एंड लास्ट से जब आप स्टार्ट करोगे एलिमेंट का कलर, तो ऑलमोस्ट सेम आता है। अब यहाँ पे 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो कलरलेस होते हैं। आपका ल्यूटेशियम और सीरियम कलरलेस है यहाँ पे, और सॉरी लेंथनम और सीरियम, और ल्यूटेशियम और यट्रोपियम यहाँ पे आपका कलरलेस है। और यहाँ पे गैडोलिनियम मैंने 2 बार लिखा हुआ है भैया, वो 2 बार इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको ये समझ आए कि यहाँ से कहानी फिर से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये 2 बार गैडोलिनियम लिखने के पीछे का रीजन था क्योंकि वो 7 आ रहा है ना, इवन नंबर आ रहा है, तो मैं चाहता था कि दोनों तरफ 7 और 7 दिखाई दे आराम से। तो F0 से F7 तक और फिर F7 से F14 तक आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। अब ये कलर आता कहाँ से, सबसे पहले क्वेश्चन आता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ लेंथेनाइड्स के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ, देखो पढ़ने जाओगे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। हमें अभी फिलहाल अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे, जेडीली निकालोगे, या कोई और भी कॉम्पिटिटिव और कोई भी रेफरेंस बुक निकालोगे, आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। लेकिन अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो कुछ लिमिटेड चीजें ही हमें पता होनी चाहिए जो हमें याद रखनी है। स्पेशली सीएसआईआर नेट गेट और आईआईटी जैम के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात, लेंथेनाइड्स के अंदर स्पिन ऑर्बिटल ऑर्बिट कपलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास लिगेंड्स आते हैं तो ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हो जाता है। अब यहाँ पे ना मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो, अगर आप ट्रांजिशन सीरीज की बात करते थे, ट्रांजिशन सीरीज की बात करो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आयन को ले लेते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 हो जाएगी, 2s2 हो जाएगी, 2p6 हो जाएगी, 3s2 हो जाएगी, 3p6 हो जाएगी, उसके बाद 4s2 हो जाएगी, और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन।
सी अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी निकल जाएंगे, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो d ऑर्बिटल डायरेक्टली लिगेंड के पास सामने आ जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल तो फिर वही बचा ना 3d वाला ही, क्योंकि यहाँ पे फिर 4p 0 हो जाएगा, 4d 0 हो जाएगा, 4f 0 हो जाएगा। तो आपका ट्रांजिशन सीरीज में जो d ऑर्बिटल होता था जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गए हैं वो डायरेक्ट लिगेंड के सामने आ जाता था, डायरेक्ट लिगेंड के सामने। इसीलिए अगर आप ट्रांजिशन सीरीज में देखो, अगर आपका लिगेंड बदल जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पर और यहाँ पर एक लिगेंड है, तो ये d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती थी। अब d ऑर्बिटल ज्यादा स्प्लिट होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या वो वीक फील्ड लिगेंड होगा, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो कलर क्या होगा, Fe कौन सा कलर दिखाएगा, ये डिपेंड करता था नेचर ऑफ लिगेंड पे, कि भाई कौन सा लिगेंड आया हुआ है, क्योंकि वो जो लिगेंड आया हुआ है वो डायरेक्ट d ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वहां पे स्प्लिटिंग प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑफ लेट अस से यूरोपियम को ही ले लेते हैं। अगर आप यूरोपियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यूरोपियम का +3 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, लास्ट में आपके पास 4f आता है, 5d आता है और 6s आता है। सी देखिए आपका जो 4f है वो कितना अंदर वाला शेल है, इट्स डीप इनसाइड, काफी अंदर है। तो अगर यहाँ पे आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट कोई कॉम्प्लेक्स बनाता भी है तो वो डायरेक्ट जो एफ ऑर्बिटल है वो लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जो कि डी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी ब्लॉक में आपका डी ऑर्बिटल डायरेक्ट आउटर्स था, डायरेक्ट ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट करता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा ईजी ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे T2G ऑर्बिटल बन जाता है। एक्सियल नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं, यहाँ पे आपका dx2 y2 ऑर्बिटल आ जाता है, फिर यहाँ पे dz2 ऑर्बिटल आ जाता है। और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं dxy या dyz या dxz ऑर्बिटल, वो अवे फ्रॉम द लिगेंड होते हैं, तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है वेरी सेंटर से। ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में लिगेंड के साथ एफ ब्लॉक और एफ ऑर्बिटल का डायरेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आपको कलर दिखता है तो वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से तो नहीं दिखता, उसके पीछे का रीजन होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अब आई होप स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, आप लोगों ने जब टर्म सिंबल्स एंड ऑल दो स्टफ के बारे में पढ़ा होगा, या आने वाले टाइम में आप पढ़ लोगे। तो ये वर्ड एक याद रखना, इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा, मैं अभी फिलहाल नहीं समझाना चाहता इसको, ठीक है। इन डी ब्लॉक क्रिस्टल फील्ड वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। डी ब्लॉक में क्रिस्टल फील्ड जो था एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेंथेनॉइड्स शो एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रीजन। सी बहुत सारे जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना वो आपके यूवी विजिबल रीजन में दिखाते हैं, मतलब काफी ज्यादा एनर्जी उनको लगती है। आई होप आपको स्पेक्ट्रम भी याद होगा, अगर आप स्पेक्ट्रम को देखना स्टार्ट करो, यहाँ पे हमारे पास होता है यूवी विजिबल, फिर हमारे पास होता है VIBGYOR विबग्योर, फिर हमारे पास होता है इंफ्रारेड, फिर हमारे पास होता है इसको IR बोलते हैं, फिर हमारे पास होता है माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव हमारे पास लास्ट हमारे पास फाइनली आता है रेडियो वेव। अब देखो क्या होता है वेव नंबर के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, ये जो है ये हाई एनर्जी है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एनर्जी बहुत कम है, यहाँ पर वेव नंबर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर वेव नंबर बहुत कम होता है। अब हम जब भी एनर्जी की बात करेंगे, वेव नंबर के टर्म्स में बात करेंगे, वेव नंबर को हम सेंटीमीटर इनवर्स लिखते हैं। आई होप ये भी आप लोगों को पता होगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ कम यानी एनर्जी ज्यादा। यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ होती है, यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ होती है वो बहुत बड़ी बड़ी वेवलेंथ होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं तो हम वेवलेंथ के टर्म्स में बात करते हैं, वेव नंबर के टर्म्स में बात करते हैं। तो वेव नंबर नॉट वेवलेंथ, ना ही हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करेंगे, हम जब भी बात करेंगे वेव नंबर के टर्म्स में बात करेंगे। और याद रखना जब वेव नंबर बढ़ेगा इसका मतलब याद रखना एनर्जी बढ़ रही है। तो हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो यूवी विजिबल में दिखाते हैं, इसका मतलब काफी हाई एनर्जी एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, काफी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो उनका जो कलर होता है कभी कभी हमें नहीं दिखाई देता है कुछ कुछ कंपाउंड्स का। द कलर अराइजेस फ्रॉम FF ट्रांजिशन, जैसे DD ट्रांजिशन, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से। अब देखो ये भी एक डी ऑर्बिटल है, ये भी एक डी ऑर्बिटल है, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चला गया, तो इसको हम DD ट्रांजिशन कहते हैं। सिमिलरली FF ट्रांजिशन होता है। दीज ट्रांजिशंस आर लैबोरेटरी फॉरबिडन। अब देखो क्या होता है कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऐसे नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वहीं पे अलाउड है। अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ रूल्स पढ़ के अगर आपने पढ़ा होगा, जहां पे चेंज इन अजीमुथल क्वांटम नंबर शुड बी इक्विवेलेंट टू 1। मतलब मान लीजिए अगर कल को मैं आपसे कहता हूं मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और वही इलेक्ट्रॉन एक 4d ऑर्बिटल से 4d ऑर्बिटल दूसरे में चला जाता है, मतलब जैसे हम जो बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में,
डी ब्लॉक की जब हम बात करते हैं। सी हम सबको पता है डी ब्लॉक में अगर मेरे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो कौन सी होती है, वो 3D ऑर्बिटल्स होती हैं। फिर वो स्प्लिट हो जाती हैं। स्प्लिट कैसे हो जाती हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर चली जाती हैं, 3 ऑर्बिटल, अरे पर है तो डी ऑर्बिटल ही ना। इन 5 ऑर्बिटल का अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर अगर s ऑर्बिटल है तो 0 होगा, p ऑर्बिटल है तो 1 होगा, d ऑर्बिटल है तो 2 होगा, f ऑर्बिटल है तो 3 होगा। यहां पर इन 5 ऑर्बिटल्स का अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होगा। अगर वो स्प्लिट भी हो जाती हैं, हाई एनर्जी का लो एनर्जी का बन जाती हैं लिगेंड के आने के बाद, अरे पर अजीमुथल क्वांटम नंबर तो अभी भी 2 ही होगा ना। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप करता है तो चेंज इन अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 0। अगर यहाँ पर एक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो चेंज इन अजीमुथल नंबर कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज 2 से 2 में ही तो गया, तो सेम ऑर्बिटल में ही तो जंपिंग कर रहा है। बस जो 5 ऑर्बिटल, याद रखना एक और बड़ी बात, जब ये 5 ऑर्बिटल एक एनर्जी की होती हैं तब इनको हम क्या कहते हैं, इफ यू रिमेंबर दैट वर्ड, हम एक बहुत अच्छा वर्ड डीजेनरेटेड। अब जब वो स्प्लिट हो गई हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, जेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेसी लॉस्ट हो गई है, एक साइंटिफिक वर्ड आपने सुना होगा, द लॉस इन द डीजेनरेसी या डीजेनरेसी इज लॉस्ट, ठीक है। तो अगर इवन दो डीजेनरेसी लॉस्ट हो गई है लेकिन अजीमुथल क्वांटम नंबर तो नहीं बदला है ना, तो वही ट्रांजिशंस जिनमें चेंज इन अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वही अलाउड है। मतलब अगर S से कोई इलेक्ट्रॉन P में चला जाए अलाउड है, P से अगर कोई इलेक्ट्रॉन D में चला जाए अलाउड है, D से अगर कोई इलेक्ट्रॉन F में चला जाए अलाउड है, S से D में अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अजीमुथल का क्वांटम नंबर कितना चेंज हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 है, इसका 1 है, इसका 1 है तो इसका 2 है, इसका 2 है तो इसका 3 है। तो एक सिलेक्शन रूल होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा होगा या आप जब धीरे धीरे आगे और पढ़ोगे तो आप वहां पढ़ोगे कि अजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो चेंज इन अजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा 1 होना चाहिए, वही ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं। यही एक रीजन होता है कि यहाँ पर इवन दो FF ट्रांजिशन हो रहे हैं, अब आप बोलोगे सर जब अलाउड नहीं हो तो हो क्यों रहे, होता है कभी कभी जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारा एकदम परफेक्ट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं बनता है। जब परफेक्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं बनता है, आप लोगों ने अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी होगी तो ये रूल ही यही है ना, क्यों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस आया, ड्यू टू असिमेट्रिक नेचर। आपका जो लिगेंड आ रहे हैं वो 4 ऑर्बिटल्स और ऊपर के 5 ऑर्बिटल्स में से सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसे dx2 y2 ऑर्बिटल और dz2 ऑर्बिटल होती हैं। इन 2 ऑर्बिटल पे ही 6 लिगेंड अटैक करते हैं, तो सिमेट्री कहाँ हुई, सिमेट्री तो तब होती है जब पांचों के पांचों ऑर्बिटल पे एक एक लिगेंड आके खड़ा हो जाता है। अब ड्यू टू देयर असिमेट्रिक बिहेवियर, असिमेट्रिक जो हमारा लिगेंड का जो अटैक है वो प्रॉपरली सिमेट्रिक नहीं है, तो इस वजह से एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, डीजेनरेसी लॉस्ट हो जाती है, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाता है, लेकिन वो अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूल्स के हिसाब से, स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूल के हिसाब से अलाउड नहीं है। सिमिलरली पर वो हो रहा है क्योंकि भाई एनर्जी में आप जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं तो आइडियली अलाउड नहीं होती हैं। रोड पे चलाते समय तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, एक ही लेन में चलना चाहिए, स्कूटी को राइट साइड में नहीं आना चाहिए, लेफ्ट में ही चलना चाहिए, ये तो बहुत सारे रूल्स हैं, हम फॉलो कौन से करते हैं। तो कुछ रूल्स जो होते हैं वो जो टूट जाते हैं, एटम्स तोड़ देते हैं उन रूल्स को, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अलाउड नहीं है। पर अगर ऐसा कोई ट्रांजिशन होता है जो अलाउड नहीं है तो वो ट्रांजिशन उतना स्ट्रॉन्ग कलर नहीं दिखाता है। यही एक रीजन होता है कि आपके जो FF ट्रांजिशन होता है वो लपोर्टे फॉरबिडन होता है। व्हाट इज लपोर्टे फॉरबिडन? ये वो द साइंटिस्ट जिन्होंने ये रूल बनाया, लपोर्टे, ये कोई कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। FF ट्रांजिशन में डेल्टा L का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए अलाउड नहीं है। Thus the color are pale and not sharp, इसीलिए कलर जो होते हैं ना पेल होते हैं, इतने शार्प कलर नहीं होते, एकदम इंटेंस कलर नहीं दिखाई देते, क्योंकि लपोर्टे फॉरबिडन है। वो जो ट्रांजिशन हो रहा है उनके अंदर वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, बट फिर भी हो रहा है क्योंकि मे बी शायद ज्योमेट्री ऐसी बन गई है कि एनर्जी स्प्लिटिंग हो जाती है, एक ऑर्बिटल कम एनर्जी का एक हाई एनर्जी का हो जाता है, लेकिन है तो F ऑर्बिटल ही। आई बात समझ में? अगला, F ऑर्बिटल्स आर डीप इनसाइड, हेंस आर वेरी लार्जली शील्डेड फ्रॉम द एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज नेचर एंड नंबर ऑफ लिगेंड व्हिच फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपकी जो F ऑर्बिटल है काफी अंदर होती है, तो लिगेंड कौन आया है कौन नहीं आया है, कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है, कौन सा लिगेंड है, किस टाइप का लिगेंड है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि इनका जो पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड है वो डज नॉट चेंज विद डिफरेंट लिगेंड। मतलब देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास Fe है, अब मुझे पता है Fe के साथ अगर 6 साइनाइड लग जाएं तो स्प्लिटिंग अलग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया भैया, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम जो ये पढ़ते थे ना, ये मान लीजिए अगर Fe है और यहाँ पे साइनाइड 6 टाइम्स आ जाता है, ब्रैकेट क्लोज हो जाता है और या -4 हो जाता है, ठीक है। अब यह स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है। अब अगर मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर
लोअर ऑर्बिटल्स, और मुझे पता है Fe अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है D6। D6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नीचे चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आता होगा, वरना ये सब चीजें समझ नहीं आओगे। अब ये जो टॉपिक है ना, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी का मिक्सचर है, तब जाके आप ये चीज समझ पाते हो। बहुत सारे बच्चे ये एक्सपेक्ट करें अगर मैं ये सारी चीजें अब पढ़ाऊं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब आप पहले से पढ़ के आओगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। अब 6 में से मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर चला जाता है या इस तरीके से, तो यहाँ पे एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो डिफरेंट होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, Fe आ जाता है और यहाँ पे लेट अस से क्लोराइड आ जाता है 6 टाइम्स, Cl- 6 टाइम्स आ जाता है, ब्रैकेट क्लोज, या अभी भी -4 होगा। अब मुझे पता है क्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन का जो प्लेसमेंट होगा वो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक प्लेसमेंट ही बदल गई, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बदल गया। अब अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंपिंग करता है और जंपिंग करने के बाद फिर से ट्रांजिशन दिखाता है, तो सोचो सीधा सा बात है, लिगेंड बदलने से स्प्लिटिंग बदल गई, स्प्लिटिंग बदलने से कलर बदल गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन दिखाएगा वो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे या वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन करेगा, एक पर्टिकुलर वेव नंबर पे ही तो वो एब्जॉर्ब करेगा ना, कुछ भी कर लेगा। एक पर्टिकुलर, आपको क्वांटम का रूल याद होगा कि यहाँ पर कोई भी चीज कुछ भी नहीं होती, एवरीथिंग इज क्वांटाइज्ड, हर एक चीज जो होती है फिक्स क्वांटिटी में होती है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेंटीमीटर इनवर्स में एब्जॉर्ब करेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन भी उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्ब करेगा? नहीं। मतलब आयन D6 होते हुए भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे या वेव नंबर पे, फ्रीक्वेंसी की जगह मैं वेव नंबर कहता हूँ, अलग अलग वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, बिकॉज नेचर ऑफ लिगेंड अगर बदल जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन करने का जो रेंज है वो भी बदल जाती है। मतलब अगर कल को मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा Fe साइनाइड के केस में इस पर्टिकुलर वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन दिखाता है, तो हो सकता है क्लोराइड के केस में थोड़ा सा यहाँ दिखा दे। अब अगर और भी लिगेंड बदलता जाऊँ, अमोनिया लेके आ जाऊँ या लेट से कार्बोनिल लेके आ जाऊँ, तो हो सकता है पर्टिकुलर रेंज में वो एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। मतलब अगर मैं डी ट्रांजिशंस की बात करता हूँ जहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे एक पर्टिकुलर वेव नंबर नहीं है जहां पे एब्जॉर्प्शन होगा, एक रेंज है, there's a range of absorption। इसीलिए अगर आप इनका ग्राफ देखोगे तो डी ट्रांजिशन का ग्राफ कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आप नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि जैसे लिगेंड बदलेगा इस पर्टिकुलर वेवलेंथ से लेके इस पर्टिकुलर वेवलेंथ तक कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है और अलग अलग इंटेंसिटी दिखा सकता है, इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। इसीलिए जो इसकी ग्राफ या इसका जो पीक आता है काफी ब्रॉड आता है, मल्टीपल वेव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो लिखा लैम्डा लिख दिया, आप चाहिए तो इसको वेव नंबर लिख सकते हो, म्यू बार लिख सकते हो, ये हटा दो, ये म्यू बार लिख लो। अलग अलग वेव नंबर पे, अलग अलग वेव नंबर पे आपका अलग अलग एब्जॉर्प्शन डी ट्रांजिशन दिखाएगा। लेकिन एफ में ये जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, प्लीज ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप एमएससी में जाओगे वाइवा दोगे, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही है, बट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। कल को कहीं प्रोफेसर कोई आपसे वाइवा में सवाल पूछेगा तो आपको ये जवाब आना चाहिए। कल को आप रिसर्च करने जाओगे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। अब डी ट्रांजिशंस क्यों ब्रॉड पीक दिखाता है समझ में आया, क्योंकि लिगेंड बदलेगा, जैसे लिगेंड बदल जाएगा स्प्लिटिंग चेंज हो जाएगी, स्प्लिटिंग चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है एब्जॉर्प्शन करने की फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर बदल जाएगा। लेकिन एफ ब्लॉक में क्योंकि एफ ऑर्बिटल बहुत अंदर होती है, अगर बाहर का लिगेंड बदल भी जाए एफ ऑर्बिटल का, अगर मान लीजिए कोई एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और उसमें अगर मान लीजिए इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अगर लिगेंड बदल भी जाए तो क्या उस लिगेंड के बदलने से एफ ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग तो हुई होगी एफ ऑर्बिटल की, पर क्या बहुत ज्यादा फर्क आएगा क्या स्प्लिटिंग में? नहीं, हार्डली 100 सेंटीमीटर इनवर्स का डिफरेंस आता है। तो 100 सेंटीमीटर का इनवर्स इज डिफरेंस इज नॉट अ बिग डिफरेंस, वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो आपकी जो पीक यहाँ आएगी वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही, वेव नंबर पे ही अब्जॉर्प्शन दिखाएगा। कोई भी लिगेंड लेके आओ, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ सीरिया या यूरोपियम की बात करता हूँ, यूरोपियम के साथ आप साइनाइड लगा लो या यूरोपियम के साथ आप क्लोराइड लगा लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे या वेव नंबर पर ही होगा, क्योंकि जो कलर दिखा रहा है, जिसकी वजह से कलर आ रहा है, वो एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। और एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन काफी अंदर छुपा हुआ है और उसको लिगेंड से कोई लेना देना नहीं है। अगर लिगेंड बदल भी जाएगा तो थोड़ा बहुत स्प्लिटिंग में डिफरेंस आएगा, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 100 सेंटीमीटर इनवर्स, जिससे कोई बहुत ब्रॉड पीक नहीं आएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो होते हैं यूजुअली शार्प होते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
यही रीजन होता है कि लेंथेनाइड्स आर यूज फॉर वेवलेंथ कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए और मैं चाहता हूं कि उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही वो ऑपरेट करे या पर्टिकुलर वेव नंबर पर ही वो ऑपरेट करे। मुझे कैलिब्रेशन, आई होप आपको ये वर्ड कैलिब्रेशन का मतलब पता होगा। हम इंस्ट्रूमेंट को जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में एंड वी वांट दैट इंस्ट्रूमेंट टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर, हम चाहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट उसी रेंज या उसी पर्टिकुलर वेव नंबर पे उसी में काम करे, हम कैलिब्रेट करते हैं। तो कैलिब्रेशन जो होता है वो हम इनसे कर सकते हैं, लेंथेनॉइड्स को यूज करके। क्यों लेंथेनाइड्स को? क्योंकि इनकी एक, हम सबको पता है अगर यूरोपियम है तो भैया यूरोपियम का एक फिक्स वेव नंबर होगा जहां पे वो एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। कोई भी लिगेंड आ जाए फर्क नहीं पड़ता, इसका एब्जॉर्प्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन में आपको एमएससी में करने मिलेगा। आप कैलिब्रेशन वगैरह आप करोगे, फ्लेम फोटोमेट्री करोगे या फोटोमेट्री करोगे या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जब आप यूज करोगे, है ना, तो जब आप स्वीपिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे तब आपको कैलिब्रेशन का मेथड समझ में आएगा। लास्ट पॉइंट इज लेंथेनॉइड्स आर समटाइम यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रेसर। देखो भाई, हम सबको पता है अगर मैं कोई लेंथेनॉइड लेता हूं और अपनी बॉडी में डाल देता हूं, अब मुझे पता है वो लेंथेनॉइड बॉडी के किसी भी हिस्से में चले जाए, उसके पास ईडीटीए आ जाए या ऑक्जेलेट आ जाए। आई होप यू नो ईडीटीए एक लिगेंड होता है और ऑक्जेलेट भी एक लिगेंड होता है, या उसके पास कोई भी सल्फर वाला लिगेंड आ जाए, उस लेंथेनॉइड को फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ब्रेन में प्रेजेंट है कि मेरे इंटेस्टाइन में या मेरी किडनी में प्रेजेंट है और उसके आसपास क्या सराउंडिंग है। वो कहते हैं ना सख्त लौंडा जिसको कहते हैं, अपना एटीट्यूड बनाए रखता है जो बंदा, लेंथेनॉइड्स वो है। वो जहां भी प्रेजेंट होंगे अपना मुंह फिरा के बैठे रहेंगे, लिगेंड के साथ कुछ इंटरेक्शन नहीं दिखाएंगे, तो उनको पहचानना बड़ा आसान। अब देखो यार, समझ लो ऑन दी कॉन्ट्ररी में क्या करता हूँ, आयन को मुंह में लेता हूँ, आयन का कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ मेरी बॉडी के। अब मुझे पता चलता है ब्रेन में आयन जाता है तो येलो कलर का हो जाता है क्योंकि वहां कुछ और लिगेंड मिल रहे हैं, इंटेस्टाइन में जाएगा तो ग्रीन कलर। अरे यार, जहां जा रहा है वहां कलर बदल रहा है, तो क्या फायदा है अगर मैं उसको ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं कि वो मेरा आयन गया कहाँ, किस बॉडी के हिस्से में गया। तो हम लेंथेनाइड्स को यूज कर सकते हैं ट्रेसर के तौर पे। क्यों हम इसको करते हैं, मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। मान लीजिए हमारे ब्रेन में इस तरीके से आपका जो ब्रेन होता है, आपके ब्रेन में, अभी मेरा ब्रेन है ये, आपका नहीं है, मेरा ब्रेन ऐसा ही है, ठीक है, थोड़ा और ठीक ठाक बना देता हूँ, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड का कोई होगा तो। मान लीजिए ब्रेन के इस हिस्से में मेरे को ट्यूमर हो गया, मुझे ट्यूमर हो गया, मुझे पता करना है कि ट्यूमर हुआ किधर है। आई डोंट नो वेयर द ट्यूमर इज, मुझे नहीं पता। मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया और वो जो मेरा मॉलिक्यूल है वो जाएगा और जाने के बाद उस मॉलिक्यूल की खासियत है कि जहां ट्यूमर हुआ होगा ना, मेरा वो मॉलिक्यूल वहां जाकर अटैक करेगा। पर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो मॉलिक्यूल गया किधर है? इस मॉलिक्यूल की मदद से मैं पता करूंगा कि ट्यूमर कहाँ है, किस हिस्से में। डॉक्टर ऐसे थोड़े ना दिमाग खोल के ऑपरेशन कर रहे हैं, चलो पहले ढूंढते हैं कहाँ पे ट्यूमर है। पहले डायग्नोज करेगा कि ट्यूमर किस हिस्से में है, एग्जैक्टली प्रिसाइज पता होना चाहिए। एक कोई हलवा थोड़ी ना है या कोई काट दिया और वो गलती हो गई, सॉरी माफ करना, यहाँ पे नहीं तो बगल में था, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज कि ट्यूमर कहाँ पर है, कैंसर कहाँ पर है, या कोई अगर इंटरनल इंजरी हुई है, ब्रेन हेमरेज हुआ है तो कहाँ पर हुआ है, किस हिस्से में हुआ है, किस न्यूरॉन्स पे, किस पार्ट में हुआ है। तो मान लीजिए मेरे पास एक इस तरीके का मैंने मॉलिक्यूल या कोई ड्रग डिजाइन कर दिया है जो उस कैंसरस सेल के पास या ट्यूमर वाली जगह पे जाके चिपक जाएगा। अब ये एक अलग एक केमिस्ट्री है, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल या ड्रग मॉडिफिकेशन करते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है, हम केमिस्ट्री यूज करते हैं। हम ट्यूमरस का सेल लेंगे और उसमें उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ गया, तो हम इसके अंदर लेंथेनाइड्स के एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। लेंथेनाइड्स के एलिमेंट्स को किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके या कुछ करके हम इस मॉलिक्यूल के साथ, इस ड्रग मॉलिक्यूल के साथ जो जाके आइडेंटिफाई करने वाला है उसके साथ डाल देंगे। जब ये मॉलिक्यूल, मान लेते हैं इस मॉलिक्यूल को ऐसा मैं शेप दे देता हूँ, ऐसा शेप दे देता हूँ, इस मॉलिक्यूल के अंदर हमने लेंथेनाइड्स डाल दिया। जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर जाके चिपकेगा तो मेरा लेंथेनाइड भी वहां उसके साथ साथ गया होगा क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन, ड्रग मॉडिफिकेशन करी हुई है। फिर जब मैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा निकालूंगा तो मुझे ब्रेन के उस पर्टिकुलर हिस्से में कलर दिखाई देगा। वो कलर कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो आप लोगों ने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, जब वो हमारे जो किले होते थे, किले, है ना, किले, तो उसके ऊपर एक वो मशाल लेके खड़े होते थे। जब अगर कोई दुश्मन आ रहा होता तो वो टॉर्च छोड़ देते थे दूर से, फिर गांव वालों को सिग्नल मिल जाता था, अरे अरे देखो आतंकवादी आ रहे हैं, या देखो वो जो दुश्मन आ रहे हैं, या जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो सिग्नल देने का काम करते थे। सिमिलरली हमारे जो ये लेंथेनाइड्स होते हैं,
सॉल्ट के फॉर्म में होंगे, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, इसीलिए एमएससी के बाद में जाके ये ब्रांच में घुस जाना, रिसर्च करने को बहुत स्कोप है। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं रिसर्च कैसे हो सकती है। बायोलॉजिकल साइंसेस में केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है अगर आप रिसर्च करना चाहते हो। मैं रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे में गया था, तो आईआईटी बॉम्बे में अपना एक स्टूडेंट है, तो ही स्टडिंग देयर। वो रिसेंटली अमेरिका जाके आया एंड ही वाज देयर वर्किंग फॉर सम इंटर्नशिप। 3 महीने की इंटर्नशिप पे गया था। वहाँ उसको बहुत इंटरेस्ट आया बायोलॉजिकल साइंसेस में। ही डिस्कवर्ड सम न्यू रिएक्शंस, कुछ नए रिएक्शन उसने एमएससी करते करते, ही वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी आईआईटी बॉम्बे, 2022 बैच की मैं बात कर रहा हूँ। मे भी शायद मैं उसका बहुत जल्दी यूट्यूब पे इंटरव्यू भी लूंगा। एंड वहाँ पे उसने डिस्कवर किया एंड आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन। तो मुझे समझ में आया कि वो बंदा अब ना केमिस्ट्री, कोर केमिस्ट्री को छोड़ के ही वांट्स टू वर्क ऑन समवेयर जहाँ पे हम केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कर सकते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में। एंड ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे ये बहुत स्कोप है, जिसको बायोकेमिकल्स कहते हैं या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं या वॉट एवर। बायोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन इन बायोलॉजी इज अ वास्ट। आप टीआईएफआर में चले जाओ, बहुत सारे लोग एंजाइम्स पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। तो ये एक एप्लीकेशन पार्ट होता है, बड़ी इतना लंबा जाने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में लोग सीएसआई नेट क्वालिफाई करने के बाद पहले टीचर बनने की कोशिश करते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट होता नहीं है, फॉरेन कहीं जाना नहीं चाहते, अलग अलग रिसर्च में हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। हमें केमिस्ट्री का मतलब होता है ऑर्गेनिक, हमें सिर्फ इतना पता ड्रग एंड डाइज बनाना है, वो पैरासीटामोल की दवाइयाँ प्रोड्यूस करनी है, उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। बट अगर आप एडवांस लेवल पे जाने का पेशेंस रख सकते हो, अगर आप में उतना पेशेंस है कि मुझे एडवांस लेवल पे जाना है, भैया रिसर्च में बहुत स्कोप है। अब इंडिया में है कि नहीं है मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड कहते हैं ना एक बड़ा डिप्लोमेटिक टॉपिक है इस पर डिस्कस करना। बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज में ट्राई करोगे तो आपको पक्का बहुत ज़्यादा स्कोप एंड बहुत ज़्यादा फंडिंग्स एंड ऑल दो स्टफ बहुत कुछ मिलेगा। इवन इंडिया में भी बहुत सारी जगह जहाँ पे फंडिंग्स मिल सकती है इस टॉपिक पे, ऐसे कुछ टॉपिक्स पे। तो ये जो लेंथेनाइड्स का एप्लीकेशन है ये बड़ा ब्यूटीफुल। आपने कीमोथेरेपी के बारे में सुना होगा, कैंसर जब हो जाता है तो कीमोथेरेपी कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल साइंसेस में। तो जब आप यहाँ पे कोई रेडिएशन डालोगे तो जो लेंथेनाइड में बैठा होगा वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ कैंसर है, यहाँ ट्यूमर है। तो हमें पता चल जाता देखो भैया वहाँ पे ट्यूमर है। तो बेसिकली केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक, अप्लाइड इन बायोलॉजिकल साइंस। तो कौन कहता है कि रिसर्च करने के लिए केमिस्ट्री, अगर मैंने फिजिकल करी है तो क्या मैं ऑर्गेनिक में रिसर्च नहीं कर सकता या बायोलॉजिकल साइंसेस में रिसर्च नहीं कर सकता? रिसर्च इज इंडिपेंडेंट ऑफ आप ये अपने एमएससी में क्या करा है। रिसर्च का कोई लेना, रिसर्च एक सीबीआई, जैसे कहीं मर्डर केस हो जाता है, आप सीबीआई ऑफिसर हो, फर्क नहीं पड़ता आप क्या पढ़ के आए हो क्या नहीं पढ़ के आए, आपने कितनी थ्योरी की क्लास अटेंड करी है। एक मर्डर हो गया, एक खून हो गया, आपको खूनी को पकड़ना, अब आप कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हो वो आपके ऊपर। तो रिसर्च वही है, एक प्रॉब्लम है, आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। अब तुम फिजिकल पढ़ के आए हो, फिजिक्स पढ़ के आए हो, केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। और कोई एक प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन निकालना होता है ना तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के पढ़ने से नहीं चलता। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ भैया मल्टी डायमेंशनल बनो। मुझे सिर्फ फिजिकल ही आती है, ऑर्गेनिक नहीं आती है, मुझे केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स से नफरत है, नहीं होगा। आप जितने भी महान साइंटिस्ट लोगों को देख लो वो सब इंटरडिसिप्लिनरी होते थे, मतलब उनको थोड़ी फिजिक्स भी आती थी। सबसे महान तो हमारे न्यूटन थे, हर जगह टांग घुसा के बैठे होते थे। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया कि लेंथेनाइड्स आर समटाइम यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रेसर्स, इनको हम ट्रेसर्स कहते हैं, फॉर ड्रग्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। दिस इज बिकॉज लेंथेनाइड्स कैन क्वाइट इजीली बी फॉलोड इन बॉडी बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज ऑफ देयर पीक एंड नैरो एंड वेरी कैरेक्टरिस्टिक। उनकी पीक बड़ी नैरो होती है और बड़ी कैरेक्टर, हमको पता है ये यूरोपियम का ही कलर होगा क्योंकि यूरोपियम कोई दूसरे वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा ही नहीं, सख्त लौंडा है, नहीं करेगा एब्जॉर्प्शन। आई होप समझ में आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन अगर आपको चाहिए तो डेल्टा एल का वैल्यू 1 होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। यानी एस से पी का ट्रांजिशन अलाउड है, पी से डी का ट्रांजिशन अलाउड है, डी से एफ का ट्रांजिशन अलाउड है, पर पीपी ट्रांजिशंस नॉट अलाउड, एसएस ट्रांजिशंस नॉट अलाउड, एफएफ ट्रांजिशंस नॉट अलाउड, डीडी ट्रांजिशंस नॉट अलाउड। बट अगर फिर भी होते हैं तो वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे लेंथेनाइड्स में, जो हम लेंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं, इनमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ एफएफ ट्रांजिशन होता है। कुछ लेंथेनाइड्स ऐसे भी हैं जो एफ से डी का ट्रांजिशन दिखाते हैं, 4F से 5D का ट्रांजिशन भी दिखाते हैं। और जब ये ट्रांजिशन होता है तो ये बहुत हाई एनर्जी का ट्रांजिशन होता है और ये यूवी विजिबल रीजन में चला जाता है, जो हमें इसका कलर हमें नहीं दिखेगा क्योंकि यूवी विजिबल हम देख नहीं पाते, हम तो सिर्फ विजिबल रेंज में ही देख पाते हैं। तो यूवी विजिबल का ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे सीरियम +3 एंड यूट्रोपियम +3। सीरियम अगर +3 स्टेट में है और यूट्रोपियम अगर +3 स्टेट में है तो ये एफ से डी का, ये याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एफडी ट्रांजिशन कौन दिखाता है, सीरियम +3। अब क्यों दिखाता है भैया, देखो एफ में यहाँ 1 होता है, 5D यहाँ पे 0 होता है, 4F 1 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो 4F खाली हो जाएगा, है ना।
तो 4F खाली हो जाएगा, फिर D में 1 चला जाएगा, तो D कहेगा मैं क्यों लूँ, फिर से वापस नीचे आ जाएगा, फिर से वहाँ जाएगा, तो ट्रांजिशन होता रहेगा। इस ट्रांजिशन की वजह से वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्टेबिलिटी खराब कर दे रहा है। ये F वाला भी अपना उस 1 इलेक्ट्रॉन को छुटकारा देके D को देता है, D वापस इसको दे देता है, फिर ये D में जाता है, फिर वापस आ जाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और यहाँ पर भी F8 है। अब अगर F8 है और 5D 0 है, 4F8 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। अब ये कहेगा मैं क्यों लूँ, वापस ले तो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास। एंड दैट्स हाउ एब्जॉर्प्शन एमिशन, एब्जॉर्प्शन एमिशन, जब एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन, एमिट करके नीचे आएगा तो एमिशन, और उससे हमको कलर दिखाई देता है। ये नोट याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम FF ट्रांजिशन, FD ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर भी होता है। FF ट्रांजिशन तो हमने बता दिया, FD ट्रांजिशन भी बता दिया, चार्ज ट्रांसफर भी होता है ना। व्हाट बेसिकली इज दिस चार्ज ट्रांसफर? भैया चार्ज ट्रांसफर के बारे में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब हमारे पास एक मेटल होता है और सामने हमारे पास एक लिगेंड खड़ा होता है। जब मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं तो देयर इज सम चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड और फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसके बारे में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे। अगर आपने मेरे कोर्सेस एनरोल किए होंगे तो मैं काफी डिटेल में इसको पढ़ाने वाला हूँ। तो चार्ज ट्रांसफर भी एक, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज ट्रांसफर तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे जो कलर दिखाते हैं, वो किसी FF ट्रांजिशन या FD ट्रांजिशन से नहीं दिखाते, वो मेटल और लिगेंड की वजह से। एक बेहतरीन एग्जांपल आपको क्या दे सकता हूँ, K2Cr2O7, KMNO4, ये सब चार्ज ट्रांसफर की वजह से दिखाते हैं। इनमें जो क्रोमियम होता है उनके साथ जो ऑक्सीजन लगा है, मैंगनीज के साथ जो ऑक्सीजन लगा है, या सम सॉर्ट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज इन्वॉल्व, जिनकी वजह से यहाँ पे कलर आता है। नाउ ऑरेंज, रेड, येलो कलर ऑफ सीरियम सोल्यूशन, जितने भी सीरियम सोल्यूशन होते हैं वो ऑरेंज रेड कलर के होते हैं। उनका कलर किसकी वजह से होता है? सीरियम +4 में है। अच्छा याद रखना, चार्ज ट्रांसफर जो होता है या तो मेटल बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या बहुत लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो चार्ज ट्रांसफर आता है। इसकी थ्योरी में भी डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है, आई सीरियसली डोंट वांट टू डिस्कस। मैंने 2 बताया ना, मेटल टू लिगेंड का चार्ज ट्रांसफर या लिगेंड टू मेटल का चार्ज ट्रांसफर। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टिंग इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब अगर मान लीजिए मेटल बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है या मेटल बहुत लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आप समझ गए कहाँ से कहाँ होगा। अगर +2 में है या 0 में है तो मेटल टू लिगेंड होगा, और अगर +4 में या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। अब ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से सीरियम के सोल्यूशंस कलरफुल होते हैं, आई होप। और ये कलर FF ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम FF ट्रांजिशन, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको कलर एंड स्पेक्ट्रा के बारे में याद रखने। मैंने बहुत कोशिश करी आपको मैं काफ़ी डिटेल में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन नोट्स को आप बना लीजिएगा, मुझे पॉज करके या जिस भी तरीके से आप बनाना चाहो, ताकि आपको काम आ सके। एंड दिस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट, गेट, टीफर एंड IIT। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।